हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतीश कुमार कृष्णा हियर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से कुछ नहीं होता, बट अगर प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं तब पर भी कुछ नहीं होगा। इन शॉर्ट बात ऐसा है कि हम लोग जो नॉर्मली जो फर्स्ट अटेम्प्टर होते हैं और जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए मार्केट में प्रीलिम्स का इतना बड़ा डर क्रिएट किया गया है कि उन्हें लगता है कि प्रीलिम्स से सब कुछ है और प्रीलिम्स वो अपने प्रिविलेज का एक रिस्पेक्ट पे बात ले लेते हैं। तो उसके लिए दिन रात मेहनत करके वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। कुछ लोगों का प्रीलिम्स निकल जाता है और कुछ लोग प्रीलिम्स फिर भी नहीं निकाल पाते हैं। इस वजह से जिनका निकल जाता है वो जाके मेंस में उनको रियलाइज़ होता है कि चीज़ें मेंस के लिए कितनी ज़्यादा प्रिपेयर करनी होती हैं। तो वो उनकी पहले से प्रिपेयर होती नहीं, जिसकी वजह से वो उनका वो अटेम्प्ट थोड़ा ख़राब चला जाता है। इन शॉर्ट बात ऐसा है कि प्रीलिम्स में आपको टॉप करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ मिनिमम चीज़ों पे ध्यान देनी है। आपको सिर्फ एक कट ऑफ पार करना है। बाकी आपका मेरिट में नाम आईएएस आप सिर्फ मेंस, और वो भी मेंस में भी सिर्फ ऑप्शनल के माध्यम से ही बन सकते हैं। अगर मेंस में एक बार सही रिजल्ट आ गया तो इंटरव्यू आपका एक फॉर्मेलिटी ही रह जाता है। तो खैर, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और मिनिमम से मिनिमम समय आप मेरे साथ दीजिए। बट हाँ, जो मैं तरीका आपको बताऊँगा उस तरीके को होल हार्टेडली फॉलो करिए। उस तरीके से आप प्रीलिम्स को का जो डर है वो आप 2-3 महीने में, लास्ट के 2-3 महीने जो प्रीलिम्स की तैयारी होगा उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा डेडिकेटेड तरीके से 10-12 घंटा देके निकाल सकते हैं प्रीलिम्स। तो जो माहौल है, डर है, वो नहीं रहेगा। अभी फ़िलहाल आप अब यही कीजिए कि आप मेंस की तैयारी करें और उस मेंस में भी सिर्फ ऑप्शनल का तैयारी करें अभी भी लेटेस्ट, क्योंकि ऑप्शनल आपका मैक्सिमाइज़र होगा और वही आपको जो आपका कोवेटेड पोस्ट है आईएएस, आईपीएस और आपका जो कैडर चाहते हैं आप, वो आपको दिलवाएगा। तो थिंग इज़ दैट कि अभी आप मेंस पे ध्यान दीजिए, मेंस के नोट्स बनाइए और सारी फोकस, सारी एनर्जी आप मेंस पे रखिए। हाँ, उस समय जो एमसीक्यूज़ वगैरह का जो सिलसिला है, मतलब मिनिमम टाइम 1 और 1 एंड हाफ आवर आप दे दें बस प्रीलिम्स को लेके। हाँ, लास्ट मोमेंट में 1-2 महीने जब बचेंगे तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो खैर, आज का जो हम लोग हैं एमसीक्यू जो स्टार्ट करने वाले, उस एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। खैर, बहुत सारे आपको एमसीक्यू चैनल मिल जाएंगे। मैंने हमेशा बोलता हूँ आपको कि मेरा मोटो यहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करके मेरा सही करना या गलत करना दिखाना नहीं है। मेरा मोटो पे सिर्फ इतना सा है कि तरीके कैसे होती हैं, जो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करते हैं ना जानते हुए आपको सही करने का जो एक होना चाहिए आपको जज्बा, इस चीज़ को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक रैंडम खोल लेता हूँ और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ये एमसीक्यू मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मैं अब डायरेक्ट आगे से आता हूँ। ये हो गया। ओके, ये रीजन। चलिए, पहला क्वेश्चन। द मेन रीजन दैट अर्थ एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट टेम्परेचर्स इन द सब ट्रॉपिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रेदर देन एट द इक्वेटर। तो क्वेश्चन है कि टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर सब ट्रॉपिक्स में पाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ना कि इक्वेटर पे। वजह क्या है? Subtropical areas have an enhanced greenhouse effect compared to equatorial areas. Subtropical areas are nearer to oceanic areas than the equatorial location. Subtropical areas tend to have less cloud cover than equatorial areas. Subtropical areas have longer day hours in the summer than the equatorial. देखिए, अगर आप चीज़ों को जानते हैं तब तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बट मैं अगर आपके हिसाब से अगर गेस करूँ तो देखिए, पहला मैं बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, तो मोस्ट ऑब्वियस जो आपको चीज़ें लगती हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यू में तो नहीं ही होगी, ऑप्शन तो नहीं होते। खैर, हम लोग इसमें देखते हैं बी, नियरर टू द ओशियनिक एरियाज देन द इक्वेटोरियल लोकेशन। इक्वेटोरियल लोकेशन भी तो ओशन के नज़दीक ही है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। सी, क्लाउड कवर हो सकता है। हाँ, क्योंकि क्लाउड कवर क्या करती है, जो वो वाटर जो सनरेज आती है उस सनरेज को रिफ्लेक्ट भी करती है और जो अर्थ से भी सनरेज आती है उसको भी रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि दोनों तरफ से। इंफ्रारेड रेडिएशन को भी रिफ्लेक्ट करती है और अल्ट्रावायलेट जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है सन द्वारा उसको भी रेडिएट करती है। तो ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है। खैर, हम लोग डी पढ़ते हैं। सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डे आवर्स इन द समर देन द इक्वेटोरियल। सब ट्रॉपिकल एरियाज में लॉन्गर डे आवर्स होंगे, ऐसा या मोस्ट प्रोबेबली भी हो सकता है। बट मेन चीज़ ये है कि इक्वेटर में ज़्यादातर रोशनी होती है, समर डेज़ वहाँ पे भी लंबे होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको सही टिक करना है तो आपको इसमें सी जाना चाहिए। बट फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या होगा, उसके बाद फिर तो हम लोग इसको चीज़ों को पढ़ेंगे ही। या देखिए, सी सही है। ठीक है, 42% लोगों ने यहाँ इसको सही किया। 319 आंसर्स में सही थे, यानी आप भी 319 पीपल में है अगर आपने ये सही किया होगा तो। खैर, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट्स सर्च अबाउट दिस।
ओके, तो ये तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा गूगल पे ले जाता हूँ और चीज़ों को हम लोग वहाँ पढ़ लेते हैं। खैर क्वेश्चन ये था कि वाई सब ट्रॉपिक्स आर हॉटर देन इक्वेटर। देखिए चीज़ें ये हॉट मतलब क्वेश्चन पूछी गई है, इज़ हाई प्रेशर बेल्ट, ये नहीं, सब ट्रॉपिक्स आर हॉटर देन इक्वेटर, सब ट्रॉपिकल एरियाज गेट हीटेड बाय हॉट ओशन करेंट्स मोर देन इक्वेटोरियल लोकेशन, ये वन ऑफ द रीजन है। देखते हैं आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बायजूस का ही है। Subtropical tend to have less cloud cover than the equatorial areas. Clouds help in offsetting the temperature on the surface of the earth, due to which there can be less heat penetration. Offsetting मतलब समझिए कि जो हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करके उतना ज़्यादा हीट वो आने नहीं देती इक्वेटर पे। इस वजह से क्या होता है कि इक्वेटर तो उतना गर्म नहीं हो पाती है, बट हाँ जहाँ पे चूँकि क्लाउड कवर कम है सब ट्रॉपिक्स में, तो वहाँ जो गर्मी है यानी हॉटनेस है वो हीट ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न है और वन ऑफ द रीज़न है। अगर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, ये पीपल ऑल्सो आर्क, ये वही वाला बात है, हम लोग आगे कर लेते हैं। व्हाट इज़ वाई इज सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर हाई। ठीक, ये तो सब ट्रॉपिकल हाइस के बारे में बात हो रहा है। द क्लाउड कवर सेम चीज़। इज़ इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री, यस सब ट्रॉपिकल कंट्री है हमारे इंडिया। नेक्स्ट, why India is called subtropical climate? India is a tropical climate because of the Himalayan mountains. The Himalayas prevent cold air of Asia from reaching the temperate. अब देखिए हिमालयस के बारे में तो आप जानते हैं कि वो जो साइबेरियन विंड्स होते हैं, जो कोल्ड विंड्स होते हैं, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा जो इंडिया है, जो इतना आपको गैंगेस जो ग्रीन फील्ड्स वगैरह दिखते हैं, ये आपको सारे नहीं दिखते और वहाँ पे होते हैं कोल्ड डिजर्ट, यानी कि इंडिया कोल्ड डिजर्ट के तौर पे एग्जिस्ट करता है। जस्ट लाइक मंगोल और चाइना का जो अपर पोर्शन है वो उस तरह से एग्जिस्ट करता है, रशिया और साइबेरिया वाला पार्ट उस तरीके से। खैर हम लोग आगे चल सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। वाई डू सब टॉपिक्स हैव लेस क्लाउड्स? द ग्रेटर क्लाउड कवर ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये उसी रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें और कुछ पढ़ने लायक तो लग नहीं रहा है। ठीक है, एक सब टॉपिक होती है हॉर्स लैटिट्यूड्स भी होता है, तो ज़रा आप हॉर्स लैटिट्यूड्स के बारे में भी जान लीजिए कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि इस ज़माने में लोग जब पहले ज़माने में नेविगेशन करा करते थे, तो वो अपने शिप पे बहुत सारे जहाज मतलब कि घोड़ों को ले जाते थे। तो बहुत सारी तूफान उफान आते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि इन घोड़ों की वजह से तूफान आ रहा है, तो वो नेविगेटर क्या करते थे, अपने जो घोड़े थे वो एक एक करके उसको समुद्र में ढकेल दिए जाते थे। इसलिए इसका नाम फेमसली पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये सनी स्काइज होता है, काम विल्ड और वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, पूरा एकदम धूप में रहती है। ठीक है, और ठंड मतलब जो हवा चल रही होती है वो पूरी शांत होती है और बहुत कम ही बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे मतलब वाट आर हॉर्स लैटिट्यूड एंड डोलड्रम्स। मूविंग अप टू द लैडर टू एन एरिया ऑफ इवन कामर सिटिंग लोकेटेड 30 डिग्री नॉर्थ, आपको क्या मिलेगा, हॉर्स लैटिट्यूड मिलेंगे। ठीक है, दिस एरिया लाइक दैट ऑफ डोल्ट्रम इज कैरेक्टर बाय काम विल्ड एंड स्मॉल चेंजेस। डोल्ट्रम क्या होता है, ये जो इक्वेटर पे जो काम रीजन होता है साइक्लोन के बीचों बीच, जहाँ पे साइक्लोन नहीं पाया जाता है इक्वेटर के कुछ एरिया से 5 डिग्री नॉर्थ तक, जो उसको बोलते हैं डोल्ट्रम्स, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस होता नहीं, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो नहीं पाता। ठीक है, वाई इज इट कॉल्ड डोल्ट्रम्स? देखिए, because of the air circulate in an upward direction, there is often little surface wind in the IT series. This is why sailors will know that area can become calm Celsius for week, and that's why they call it doldrums. अब चूँकि ये लिटिल सरफेस पे ज़्यादा हवा होता नहीं है, इस वजह से शिप वगैरह क्या होगा, वो उसको बड़ी तकलीफ़ होगी उसको सेल करने में, इसलिए सेलर्स इसको डोल्ट्रम्स बोलते हैं। डोल्ट्रम्स इन इंग्लिश वर्ड तो नखरा होता है। खैर हम लोग वापस से अपने एमसीक्यू पे चले जाते हैं कि हम लोग को समय थोड़ा बचाना है और चीज़ों को जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट जोशीमठ? जोशीमठ में अभी क्रैक्स है, इसलिए ये शायद न्यूज़ में है। इट इज़ ए हिस्टोरिक टाउन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, अब जो जानते हो कि जोशीमठ के बारे में, तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है। इट फॉल्स इन द हाई रिस्क सिस्मिक जोन 5 कोड्स। हाँ, अब हाई रिस्क सिस्मिक जोन 5 हो सकता है। देखिए जोन जो ये जोन्स बांटे हुए हैं, जो 5 जोन में इंडिया बांटा हुआ है, मतलब कि अगर वो जोन 5 में है मतलब कि वो हाई रिस्मिक जोन सिस्मिक जोन में, अगर जोन 1 में है तो मतलब उसका लेस सिस्मिक जोन है। तो इस वजह से क्या ये हाई रिस्क सिस्मिक जोन है? 1 तो नहीं होगा, बट 2 के बारे में श्योर नहीं है।
तो कुछ तो गेस करना ही है। तो हम लोग गेस अगर करें तो 2 ओनली मार देते, क्योंकि उत्तराखंड में तो हो सकता है मे भी सही हो। देखिए 2 ओनली सही है। जोशीमठ हिस्टोरिक टाउन उत्तराखंड इज बिकम ए सोर्स ऑफ कंसर्न, क्योंकि वहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और जोन 5 में पाया जाता है। ठीक है, वो क्यों क्रैक्स आ रहे हैं उसका वजह अगर मैं बात आपको बता दूं, तो क्रैक्स आने की वजह है क्योंकि ये जो जोशीमठ की जो लोकेशन है वो लैंडस्लाइड से बने हुए सॉइल पे बने हुए हैं। अब चूँकि लैंडस्लाइड्स नीचे से और नीचे से ज़मीन धीरे धीरे अपना डिस्प्लेस हो रही है, उस वजह से क्या हो रही है, जो वहाँ के घर और लोकेलिटी में जो बिल्डिंग्स हैं उनमें क्रैक दिखा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग वहाँ के उत्तराखंड गवर्नमेंट लोगों को डिस्प्लेस करने की और लोगों के लिए अल्टरनेट हैबिटेट प्रदान करने की कोशिश कर रही है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। अथॉरिटी और पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह किससे डिराइव होती है? प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट, द पीपल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। देखिए वन लाइनर है प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल इज नीदर द सोर्स ऑफ द पावर, नीदर सोर्स और नॉट नीदर सोर्स ऑफ पावर और नॉट एनी प्रोहिबिशन। ये सुप्रीम कोर्ट का केस में बोला गया था क्लियर वर्ड्स में। सुप्रीम कोर्ट तो बस उसको इंटरप्रेट करती है, ये पावर नहीं देती है। खैर, पीपल ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पॉपुलर सोवरेनिटी तो ये हो सकता है, और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सोवरेनिटी हमारे यहाँ नहीं, ब्रिटेन के थीम है। तो हमारा सही जवाब होना चाहिए सी, जो कि सही है। खैर इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रियम्बल पता होना चाहिए। व्हाट इज़ प्रियम्बल आपको जरूरत चलती आ जाएगी, क्योंकि ये आप अपना मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके सामने पढ़ सकूँ प्रियम्बल, तो कुछ इस प्रकार से होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In this 26 November 1949, in our Constituent Assembly, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constituent Assembly. This Constitution. बेसिकली बात यह है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, ये प्रियम्बल अमेंड किया गया था, वन टाइम अमेंडमेंट हुआ था। इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, एक तो सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड ऐड करा गया था एक्स्ट्रा, और दूसरा बात है कि तो ये ओरिजिनल वर्ड नहीं थे, याद रखिएगा, ये वैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। उसके अलावा यूनिटी वर्ड था, यूनिटी ऑफ द इंडिया नेशन था, उसमें इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बाद जोड़ा गया। यही 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हुए। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी? स्वर्ण कमेटी। कौन सी कमेटी? स्वर्ण कमेटी। अमेंडमेंट कौन सा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कब? 1976। ठीक है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11। उस समय कितने थे? 10। तो 11 कौन सा? 86 अमेंडमेंट एक्ट से इसको अमेंड करा गया है, जो कि वो एजुकेशन राइट देता है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे वास्टली, तभी आपका बहुत फ़ायदेमंद देगा। फिर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं। फ्री मूवमेंट रेजीम समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंडिया एंड वियतनाम, इंडिया एंड कंबोडिया, इंडिया एंड लाओस और इंडिया एंड म्यांमार। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो आप गेस कर सकते हैं इस वर्ड को। तो अगर मैं गेस करूँ आपके लिए, थोड़ा सा मैं लॉजिक इसको बैठाऊँ, तो देखिए इंडिया फ्री मूवमेंट रेजिम इज समथिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द पीपल, और फिर मूवमेंट ऑफ ए गुड्स हो सकता है, या तो लोकेशन हो सकता है। फ्री मूवमेंट रेजिम मोर प्रोबेबली हम लोग मान के चलते हैं, अगर गुड्स है तो हम लोग जो मूवमेंट फ्री रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? एक तो हमारा, हम लोग जानते हैं कि नेपाल से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो नेपाल तो ऑप्शन में नहीं है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे नेबर कंट्रीज़ में सबसे नज़दीक हमारा कौन है, तो क्या वियतनाम होगा, जो कि वियतनाम दूर है। कंबोडिया, लाओस, क्या हो सकता है? खैर म्यांमार इज़ वन थिंग जो आपको लगेगा क्लियर होगा। खैर ये अब क्वेश्चन एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्री मूवमेंट न्यूज रेजिम ज़्यादातर न्यूज़ में रहती है, और म्यांमार में भी बहुत सारी अभी रेफ्यूजीज़ क्राइसिस चल रही है, राखीन लैंड वाले, तो वो सब के हिसाब से हमको लगता है कि इंडियन म्यांमार होगा, और वो प्रोबेबली सही होगा। आई एम 99% श्योर। तो देखते हैं, या दिस वन इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। खैर आप लोग अब आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ जानबूझ के। तो बस मैं इतना ही करना चाहूँगा कि चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी ये है बस, कि हाँ किस तरीके से ये MCQ सॉल्व करके मैं वापस से, अगर मैं थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, गूगल पे अगर मैं थोड़ा सा ग्राउंड आपको कवर कराऊँ, ताकि मैं बस आपको एक आइडिया दे सकूँ कि किस तरीके से आपको करनी है। बाकी आप मेरे साथ तो बने ही रहे। ये अगर इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है, जिससे आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं,
वीडियोज़ को लाइक और कमेंट कर सकते हैं, जो आप जानते हैं नॉर्मल यूट्यूब पे जो चीज़ें होती हैं। खैर हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडिया म्यांमार टू रिलैक्स लैंड वीज़ा नॉर्म्स। अब देखिए हर एक चीज़ को आपको डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बस देखिए कि फ्री मूवमेंट रेजिम इज बिंग मिसयूज्ड बाय मिलिटेंट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स वो स्मगल वीपन्स, कॉन्ट्राबैंड गुड्स और ये सब है, ठीक है। विच बॉर्डर हैज़ द फ्री मूवमेंट रेजिम, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक है। व्हाट आर द कोड बॉर्डर अरेंजमेंट कॉल्ड फ्री मूवमेंट म्यांमार बॉर्डर, ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट आर द 4 फ्री मूवमेंट्स, तो फ्री मूवमेंट क्या क्या है, गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज और फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। वाई इज इट कॉल्ड शेंजेन, अच्छा शेंजेन क्या है, शेंजेन देखिए शेंजेन, द नेम शेंजेन कम फ्रॉम द टाउन इन द सदर्न ईस्टर्न लग्जमबर्ग वेयर फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड साइन द ओरिजिनल शेंजेन एग्रीमेंट। देखिए ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड शेंजेन एग्रीमेंट है, जहाँ उन लोग का फ्री मूवमेंट होता है, दैट कि वो लोग उस यूरोपियन यूनियन में जो भी लोकेलिटी के लोग हैं वो फ्री मूव कर सकेंगे। व्हाट इज़ फ्री मूवमेंट इन ईयू कॉल्ड, फ्री मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन ईयू, ये आर्टिकल 45 से ट्रीटेड होते हैं। और ये ट्रीटी कौन सी थी, याद रखिएगा शेंजेन ट्रीटी, ठीक है ठीक है। विच कंट्री इज शेंजेन, शेंजेन एक एग्रीमेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन हमारा सही रहेगा, कुछ आगे पढ़ते हैं। इसमें तो और कुछ ऐसा देखने लायक है नहीं, चलिए ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतने ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खैर गुड डे फॉर द डे, हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए MCQs के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।